नमस्कार दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट्स। देखो, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत। आपके अपने चैनल जो आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल के नाम से है, और बड़ी खुशी हो रही है कि आप धीरे-धीरे इसको काफ़ी प्रमोशन दिया है पिछले कुछ क्लासेस में। देखो, मैं तो यही कहूँगा कि आप किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी को मदद मिले, ये सबसे बड़ी बात होती है, और हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और इसका बेनिफिट आपको नियर फ्यूचर में खुद दिखेगा। चाहे वो 10th का स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई और कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा हो, या कोई कॉम्पिटिशन देने वाला हो, सबको ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया गया है। इसका अल्टीमेट जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि आप अपने तरफ से बेहतरीन कर सकें। देखो यहाँ पे लास्ट इवनिंग, आज कल हमने 20 क्वेश्चन तक किए थे, और 20 के बाद में 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो, ये टेंस मैंने आपको खूब समझा दिया, खूब बता दिया। मेरे हिसाब से अब आपका ये टेंस गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये टेंस कौन सा है? तो लास्ट इवनिंग है स्टूडेंट्स, और लास्ट इवनिंग लास्ट डे होता है, लास्ट वीक होता है, लास्ट मंथ होता है, लास्ट ईयर होता है। पिछले दिन, पिछले सप्ताह, पिछले महीने, पिछले वर्ष, ये सारी की सारी बातें पास्ट सिंपल में की जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से वन डे आ जाएगा, वंस आ जाएगा, एगो आ जाएगा। वन डे का मतलब एक दिन हो गया, वंस का मतलब एक बार हो गया, एगो पहले की बात करता है, कोई कार्य पहले हुआ था। उस दिन भी बोलता है कई दफा वो, दैट डे। इनके बाद में कोई ईयर भी बोलता है। ये बातें मैंने कल बताई थी आप लोगों को, उसी के ऊपर बेस्ड दोबारा क्वेश्चन है। देखो, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास ले रहे हैं, सबसे पहले उनका क्या कार्य रहना चाहिए? जब आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा जाता है, लिखा हुआ होता है, मतलब टाइप फॉर्मेट में रहता है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को देखें और वो अपना आंसर कर लें। आंसर करने के बाद में जब मैं आंसर करवाता हूं उनको, तो उसे वो मैच करें। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि एक रजिस्टर या कॉपी आप लेके बैठे, और आप खुद आंसर करके, उससे आपका खुद का एक एनालिसिस होगा, और उस एनालिसिस के माध्यम से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। जो कोई स्टूडेंट इस चैनल पे नया है, वो टॉपिक को समझते चले, और जो लगातार इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मेरा चौथा क्लास है आज टेंस के ऊपर, काफी सारी जानकारी आपको दी गई हैं। तो इसके ऊपर हम लोगों को क्या करना होता है? ये टेंस, ये सारी चीजें कौन से टेंस में रहती हैं? वो रहती हैं पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल के अंदर सब्जेक्ट सिंपल वाक्य का, वो आपकी सेकंड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन है, वाक्य निर्माण जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल वाक्य का संरचना है, ये कल भी बताया था। जब नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, तो देखो नेगेटिव में स्टूडेंट्स हर वाक्य की संरचना यही है, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट, और फिर मेन वर्ब, और जो ऑब्जेक्ट या कुछ अन्य पार्ट है तो आवश्यक होता है तो लगा देते हैं, अदरवाइज कोई नहीं है, मतलब वाक्य में है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। एचवी की बात करें तो इस टेंस का एचवी आपका हो जाएगा डिड, और मेन वर्ब की बात करें तो ये हो जाएगा वी फर्स्ट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तीसरे वाक्य की बात करें तो वो इंटरोगेटिव हो जाएगा। एचवी सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, बाद में मेन वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है। खैर, ये वाला वाक्य तो सिंपल है, इसलिए हमें तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाना है, और आप लोग सभी जानते हो गो है, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो आ जाएगा वेंट। गो का मतलब जाना होता है, और वेंट का मतलब गया। ये आपका पास्ट सिंपल का एक सेंटेंस बना दिया हमने। देखो, वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट इवनिंग, अर्थ ये बना कि हम लास्ट इवनिंग को, कल शाम को सिनेमा गए थे। इनफैक्ट वास्तव में वी गो एवरी संडे,
हम हर संडे को जाते हैं। इसके बाद में भले ही प्रेजेंट की बात बोल रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। यहाँ पे पास्ट टाइम आपके सामने था, तो आपका ये टेंस जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये रहा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का सिंपल वाक्य हमने कर दिया, सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म। स्क्रीनशॉट्स का कार्य रखें साथ में, बाद में आप पढ़ते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती। अगला सवाल, देखो स्टूडेंट्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला भी। हैड आई गॉन टू आगरा लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। इसके अंदर एरर भी हो सकती है, जब मैं आपको सेकंड क्लास में एरर से संबंधित बातें बता रहा था। ये समझिएगा, यहां पे देखो, अगर वाक्य हेड से स्टार्ट होके आए और हेड के बाद में जनरल सी बात है कि वहां पे सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। वाक्य कोई बचा हुआ पार्ट है, लिख देते हैं। अगले उपवाक्य में सब्जेक्ट के बाद में आपको भरना होता है, आपको फिलअप करना होता है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये पास्ट परफेक्ट में एक और नियम ये भी है, पास्ट परफेक्ट का नियम आपको इफ के अंदर भी समझाया था, बिफोर की कंडीशन आपको बता रखी है, आफ्टर की कंडीशन भी आप लोगों को बता रखी है। तो ये आप स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा, सब्जेक्ट के पहले हेड आएगा और वो आपकी थर्ड फॉर्म आ जाएगा, और अगले उपवाक्य में सब्जेक्ट के बाद में वुड हैव आपको लगाना होगा और वो आपकी थर्ड फॉर्म आपको लगानी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी होगी। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझनी चाहिए। तो हाँ, यहां पे अगर हम आंसर की बात करें तो स्टूडेंट्स यहां पे आंसर आएगा वुड हैव, सी फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका पास्ट फॉर्म सा है और थर्ड फॉर्म वाला इसका सीन है। वैसे तो सब्जेक्ट के पहले एचवी आता है तो अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है, लेकिन एक तो नो सूनर वाला केस जो आप लोग कल वाक्य किए थे, नो सूनर के बाद में भी एचवी आएगा सब्जेक्ट के पहले, फिर आपका मैन वर्ब और वाक्य को आपने जोड़ा था वेन्स के साथ में। एक हार्डली और स्केर्सली अगर वाक्य के स्टार्टिंग में आते हैं, ये कंजक्शन में भी आपके आएगा, फिर एचवी आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर मैन वर्ब, नो सूनर को आप ध्यान रखना देन से जोड़ देना, और हार्डली और स्केर्सली को आप वेहन से जोड़ना, और एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, सब्जेक्ट के पहले हेड आएगा। ऐसी सिचुएशन में ये स्थितियां बन रही हैं तो ध्यान में रखना अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। कंजक्शन वाली क्लासेस में बहुत डिटेल से समझा पाऊंगा, क्योंकि अभी अपने पास क्वेश्चन सीरीज रहती है, हमें आगे वाले क्वेश्चन पे सोचना होता है, तो इसलिए हम एक क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉरवर्ड रहना चाहते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस आप भरेंगे, और ये आपको पास्ट परफेक्ट भी समझ में आ ही गया होगा। हालांकि इनकी हेल्पिंग और मैन वर्ब अलग अलग से होती हैं, लेकिन मैं जो जो बात आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले एचवी तो आती है लेकिन फुल स्टॉप नहीं आता। एक प्रश्न नो सूनर का ये रहता है कि नो सूनर के बाद में देन आएगा। अरे क्या आएगा भाई, नो सूनर के बाद में देन आएगा, और हार्डली और स्केर्सली इन सिचुएशन के अंदर यहां पर वेहन आएगा। और अगर वाक्य में सब्जेक्ट के पहले हेड आ गया, थर्ड फॉर्म यहाँ पे आएगा। अगले वाक्य में वुड हैव और V3 का प्रयोग आप लोग करेंगे। ये नया क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको अच्छे से समझना चाहिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखें। अभी तक की क्वेश्चन सीरीज में ऐसा सवाल अपने को नहीं देखने को मिला था। चलो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अच्छा प्रतीत हो रहा है देखने से।
व्हेन आई सी हिम लास्ट वीक, क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो जब मैं उसे मिला था, सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है। सी के बारे में बता दूं एक बात, जब इसका अर्थ देखना होता है तो ये कभी भी अपने साथ में आईएनजी नहीं लेता, और जब इसका मिलना अर्थ है तो ये आईएनजी ले सकता है। ये थोड़ी सी एडवांस बात है, वर्ब के कॉन्सेप्ट में आएगी आपके आगे। जो सेंस के जो ऐसे वर्ब जो सेंस वाले होते हैं उनमें आईएनजी नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स सेकेंडरी मीनिंग में आईएनजी ले लेती हैं। द टेक आईएनजी फ्रॉम द वर्ब इन द सेकेंडरी मीनिंग। तो भाई ये सेकेंडरी मीनिंग तो हो गया मिलना, इस कारण से आईएनजी ले रहा है यहाँ पे। चलो ये वाली बात नहीं थी, अपना सवाल यहाँ पे था लास्ट वीक। ये बताता है, अभी आप क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, ये रहा आपके सामने पास्ट सिंबल की पूरी कहानी। मैंने वहां पे लास्ट वीक लिख दिया है और यहाँ पे क्या लिखा था, लास्ट इवनिंग। तो ये पास्ट सिंपल है, बिल्कुल समझ में आती है इतनी बात तो अपने को। तो यहाँ पे पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पे सी का सेकंड फॉर्म हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे तो आंसर आएगा शाह। जब मैंने उसे लास्ट वीक देखा, वह गार्डन में काम कर रहा था। देखो जब वेहन के बाद में पास्ट सिंपल टेंस आ रखा हो और उसके बाद में अगला कार्य कंटिन्यू था, तो इसका मतलब वहां पे टेंस आपका आना चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो इनकम्प्लीट पास्ट होता है, ऐसा पास्ट जो पूरा नहीं हुआ था। समझ में आई बात। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर जब हेल्पिंग वर्ब आप लगाते हैं तो याद रखना वोज या वर आएगा, और मेन वर्ब आपका आएगा वी फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो देखो जब मैंने उसे लास्ट वीक में देखा तो वह गार्डन में कार्य कर रहा था। एक कार्य जब मैंने किया, दूसरा कार्य चल रहा था। सीधा सा बात है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया, तो ही के साथ में लग जाएगा वोज, और वर्क में आईएनजी लग जाएगा इट इज वर्किंग। देखो एग्जैक्टली इसका उच्चारण जो होता है, जैसे इट इज वर्क, तो इसको मैं ऐसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में रीड वाले विद्यार्थियों के लिए लिखूं तो कुछ ऐसा लिखूंगा। ये क्या लिख दिया सर आपने, कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे। अरे ये बड़ी खास बात है आप लोगों के लिए। देखो ये वाक बोलते हैं इसको, इसका फोनेटिक जो उच्चारण होता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो ऐसे करेंगे इट इज वाक। जो आपका वोकल कोड है वहां से इसका उच्चारण करना पड़ेगा। इट इज लंबा ए, ये वाला लंबा ए होता है, और आर इसका साइलेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाक वाक। ऐसे ही जैसे ये वाला है गाल, तो देखो अर की जहां दवनी आती है वहां लंबा ए उच्चारित होगा, अर की जहां दवनी आएगी तो यहाँ पे आर एल। आगे थोड़े दिनों में रीट की वैकेंसी आएंगी, तो रीट वालों के लिए बता दूं मैं कि मेरे स्पेशल वीडियोज आएंगे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लेके। एक एक चीज आपको बताई जाएगी कि कैसे हम लोग शब्दों का उच्चारण करते हैं। खैर ये वाली क्लासेस टेंस की हैं। देखो होता क्या है, जब कोई आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हम बिल्कुल सुना सुनाए कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमेशा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से किए जाते हैं, जिसको हम फॉलो करते हैं। और देखो आप लोग सेकंड ग्रेड इंग्लिश के एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के एग्जाम, रीट की एग्जाम, बीए फर्स्ट ईयर के कंपलसरी पेपर में ये आपको फोनेटिक्स पढ़ने को मिलता है, और वहां पे क्वेश्चन इनसे आ रहे हैं, तो आपको इसको बिल्कुल समझना चाहिए। हर एक स्टूडेंट को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, और मैं मेरे भरपूर शानदार वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करूंगा आने वाले क्लासेस के अंदर। सवाल आ गया, देखा हुआ सवाल आ गया है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। कल परसों किया होगा,
अरे पिछली क्लास में ये सवाल जरूर किया होगा। कहा था इफ की 3 कंडीशन। अरे इफ की कंडीशन नंबर 2 है ये। अरे इफ के बाद में सब्जेक्ट आए और यहां पे आपको बी वर्ब दे दे, समझ लो, एक ही बार समझना है। आगे वाले वाक्य में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो के हो सी। तो सीधी सी बात है, एकदम फंडा क्लियर है। वुड आ गया तो इसका मतलब बात करेगा। अरे किसकी बात करेगा? पास्ट की बात करेगा। समझ गए ना? पास्ट की बात करने वाला है। और पास्ट की बात जब करने वाला है तो बी का पास्ट हम लोग जानते हैं वोज या वर होता है। और वोज या वर में से भी कौन सा लगाना है? सब्जेक्ट कोई सा भी आए आपको हमेशा वर लगाना है। ये इमेजरी कंडीशन होती है, काल्पनिक बातें होती हैं जो आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। देखो ये बोल रहा है, अब देखो ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपका आंसर जो है वो वर आना चाहिए। वो कह रहा है कि अगर मैं पक्षी होता, इसको बच्चे बोलते हैं बर्ड, बर्ड नहीं होता ये, इट इज लाइक दिस। मैंने कहा था ना, जहां अर की ध्वनि आएगी, अर की ध्वनि आएगी, इंग्लिश में लंबा ए उच्चारण होगा, वो वाला वर्ड लंबा आएगा। और लंबा ए ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो ये बी का फोनेटिक ट्रांसफर बी होता है। अर्ग में ए यहां पे ऐसा रहेगा, फिर डी आपका हो जाएगा डे। बर्ड, इट इज बर्ड। ऐसे बहुत उच्चारण होते हैं बच्चों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स। इट इज कार्ड, ऐसे लिख दो। ठीक है? बर्ड मैंने बताया ही है। वॉक थोड़ी देर पहले वर्ड आया था, इट इज वॉक, ऐसे। ठीक है? तो ये फोनेटिक्स की क्लास तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आ जाती हैं तो बताना जरूरी होता है आप लोगों के लिए। ठीक है? वॉक, गर्ल, इट इज गर्ल। और ये वाले जो लिख रहा हूं ना, कई सोच रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, कि उस समय रे आपका साइलेंट हो जाता है। जो आपका गर्ल पढ़ते हैं, बर्ड पढ़ते हैं, वर्क पढ़ते हैं, वो फोनेटिक्स के हिसाब से रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे रे जो आपका है वो साइलेंट हो जाएगा। ठीक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में ऊपर उड़ता, ऊंचा उड़ता भाई, पक्षी होता तो। लेकिन अभी तो आपके सामने है, तो उड़ने का सवाल नहीं बनता। आगे अगला सवाल। देखो, एज इफ के बाद में भी आपको V2 का प्रयोग करते हैं। एज इफ सेंटेंस के बीच में आएगा, जैसे कि कल्पना ही हो जाती है। ही वॉक्स, वैसे चलता है। इफ द अर्थ बिलोंग्ड टू हिम, जनरल रूल है। नेक्स्ट सवाल, इजी सा क्वेश्चन है एकदम से, ज्यादा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ए वेरी इजी क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन। क्या लिखा हुआ है? द सन राइज। देखो भाई, राइज का मतलब होता है उदय होना। इन द ईस्ट, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, सेट, सेट का मतलब होता है अस्त होना। तो जो सन है वो ईस्ट में उदय होता है और वेस्ट में अस्त हो जाता है। सभी दुनिया जानती है। हाँ भाई, दुनिया तो जानती है, लेकिन आपको भी जानना चाहिए। ओनली दुनिया के जानने से नहीं होगा, टेंस जानना चाहिए उसके अंदर। टेंस कौन सा आएगा एग्जाम में? तो टेंस पूछेगा, वो बातें नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है? तो वो आएगा यूनिवर्सल ट्रुथ। अरे वो आएगा यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें आ जाती हैं, अरे कहाँ आ जाती हैं?
प्रेजेंट सिंपल टेंस में आ जाती हैं। और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो उसके सिंपल वाक्य का स्ट्रक्चर बार बार पढ़ाया जा रहा है। सब्जेक्ट, वी फर्स्ट, एस या ईएस और ऑब्जेक्ट। इसके अलावा प्रेजेंट सिंपल कहां पे आता है? ये शाश्वत सत्य हो जाता है। इसके अलावा साइंटिफिक फैक्ट में आ जाता है। इसके अलावा कोई प्रोवर्ब्स होती हैं, कोई कहावतें होती हैं, ठीक है ना। कहावत कैसे सर? ये कल भी बोला था शब्द आपने। देखो कहावत है ना, ये प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। अरे अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है, परफेक्ट बनाता है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आपने सुना होगा हाथी के दांत दिखाने के ओर होते हैं और खाने के ओर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये कहावत है। ऐसी चीजों में जो प्रोवर्ब्स होंगी उसके अंदर भी आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल रहेगा। इसके अलावा कल बताए थे हैबिचुअल एक्शन की बातें, उसमें बहुत सारी एडवर्ब है। पिछली क्लासेस में जाके देख के आओ, आपको एक एक चीजों की जानकारी मिल जाएगी। सारे क्लासेस चैनल पे पड़ी हैं। टेंस की क्लास नंबर 1 से चल रही है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और ये उन बच्चों के लिए विशेष तरह महत्वपूर्ण है क्लास जो एक्सरसाइज सीख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं जनरल किया होता है विद्यार्थियों का। सारे जो खास तौर पे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे सेट लेके आते हैं, उनको देखते हैं। और जो विद्यार्थी नए हुए वो यहाँ पे बिल्कुल देख लेना। बाकी बात रही नोट्स की, तो हम पीडीएफ के माध्यम से भी उपलब्ध करवाएंगे आपको। तो यहाँ पे राइज यहाँ पे था, तो ये बन जाएगा क्या? राइजेस, क्योंकि सन तो थर्ड पर्सन ही है। और यहां पे आ जाएगा सेट्स। सूर्य ईस्ट में उदय होता है और वेस्ट में अस्त हो जाता है। ये वाली जो बात आपकी है वो आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ की आ जाती है। ये क्वेश्चन इतना ही है। ये कोई थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, मैं भी इसको देख नहीं पाया। ये देख लो, ऐसे समझ लो इसको आप। वी फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट वीक। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे हियर भी नहीं है, ठीक है। लास्ट वीक है, यहाँ पे लास्ट वीक है, तो सीधी सी बात है आपका टेंस हो जाएगा पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद में V2 आता है और पे यहाँ पे वर्ब है। पे का फर्स्ट फॉर्म पे है, सेकंड फॉर्म पेड होता है और थर्ड फॉर्म इसका पेड होता है। तो आपका आंसर यहां पे आएगा पेड। Once again, the question is on the screen. It is first time, लिखा हुआ इट इज फर्स्ट टाइम। देखो अंग्रेज लोग जो हैं इसको टाइम को टाइम से पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश कहता है कि टी के साथ में एच लगा दीजिएगा। इट इज टाइम, ओके। इट इज फर्स्ट टाइम। ये जब बात आती है, इनसे वाक्य शुरू होके आता है तो बात आ जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। और आप लोग को पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट का जो सिंपल सेंटेंस होता है
उसके अंदर सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में HV आएगा, HV इसका आ जाएगा हैज या हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में जाके लगा देंगे ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव सेंटेंस करेंगे हम लोग इसका, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में वापस आ जाएगा हैज या हैव, फिर आपको लगा देना है नॉट, वर्ब की लगा देनी है थर्ड फॉर्म। इंटरोगेटिव होगा, HV पहले ले आना, पर्सनवाचक वाक्य होगा, HV आ जाएगा हैज या हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, ऑब्जेक्ट या जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ वो लगा देंगे, अंत में लगा देना क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे आपका जो आई की बात कर रहा हूं, आई अकेला हमेशा कैपिटल में रहेगा, स्मॉल में नहीं आएगा, कभी भी ध्यान में रखना। यहां पे आ जाएगा हैव, और कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकंड टाइम, कल समझाया हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरीके से, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस क्वेश्चन के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे आपके सामने है। एक और सवाल, आज का सवाल नंबर 9। मस्ती से पढ़ते रहो इंग्लिश, कोई बोरियत फीलिंग नहीं होने वाली है, आराम आराम से क्वेश्चन करते रहो। जो ये बात का बहाना करते हैं कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, देखो स्टूडेंट्स, हर किसी की कमजोर होती है, लेकिन जो मेहनत करता है उसका कभी डाउन नहीं रहता। मेहनत करने वाला सीख लेता है, पढ़ जाता है। शुरुआत में दिक्कतें सबको आती हैं, तो जो शुरुआत कर रहे हैं, कॉलेज टाइम तक नहीं पढ़े हैं, उन लोगों को मैं इतना कहूंगा, स्टार्ट कीजिए। एक अच्छे दिन की शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो आप अपने आप को पॉजिटिव सोचिए कि मैं जरूर सीखूंगा, मैं जरूर सीख सकता हूं, और मुझे सीखना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को ये बात कोस रहे हो, आने वाले टाइम में आपके जब बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएंगे, जो बड़े विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज की में पढ़ रहे हैं, कोई रीट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा ये कहना है कि उनको सामने आपको ये ना देखना पड़े कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, और हम यहाँ पे आपको भरपूर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ फ्यूचर आ जाए, फ्यूचर टेंस तो आ गया, उसके बाद में यहाँ पे कंडीशनल वर्ड आ जाए, कोई भी शर्त को बताने वाले शब्द आ जाए। कंडीशनल वर्ड कौन से सर? इफ आ जाए, अनलेस आ जाए, टिल आ जाए, अनटिल आ जाए, व्हेन आ जाए, एज सून एज आ जाए। भाई ये सारे के सारे कंडीशनल वर्ड होते हैं। इफ यदि या अगर, अनलेस यदि नहीं, टिल जब तक, अनटिल जब तक नहीं, व्हेन जब, एज सून एज जैसे ही, ये कंडीशनल वर्ड्स हैं। इनके बाद में हमें लगाना होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अरे आप एक एक नियम को भी लिख लो ना, अलग अलग सीक्वेंस वाइज, ये नियम है ये करना है, ये टेंस करना है, ये नियम है ये टेंस करना है, तो भी मैं कह रहा हूं एग्जाम निकल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं ना, जो अचीवर्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं। सभी कहावतें आपने सुनी है कि जो सफलता प्राप्त करने वाले लोग हैं, जो सबसे ऊपर की सफलता प्राप्त करते हैं, वो कोई अलग नहीं करते हैं, बस उसी काम को एक अच्छे ढंग से कर लेते हैं, इसलिए उनको बाद में दिक्कत नहीं करनी होती, बिल्कुल भी समस्या सामने नहीं आती, बस वो करते जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, और एक दिन उनको एक सफलता जरूर मिलती है। चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं, उन चुनौतियों को हमें एक्सेप्ट करना है, और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, और फिर हमें उनसे निकलते हुए चलना है, तो आपको मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते। वो देर ही सही, देर से ही क्यों ना सही, कोशिश करो, वक्त है, निकल जाएगा आपका, लेकिन जब नहीं आती है तो आप सीखने का प्रयत्न करें। देख लिया आप लोगों ने, तो यहां पे सीधी सी बात है, मोहन थर्ड पर्सन है, तो यहां पे आपका आंसर आना चाहिए कांच। प्रेजेंट सिंपल में आपको बताया हुआ है, अभी पढ़ा के आया हूं पिछले क्वेश्चन में, सब्जेक्ट के बाद में भी फर्स्ट एस और ईएस आएगा। एक तरफ यहाँ पे फ्यूचर है, ये देखो सेल और विल फ्यूचर में लगते हैं। वेट हियर, थोड़ा सा इसका उच्चारण बता रहा हूं यहाँ पे। देखो बच्चों, ये काफी अच्छा वर्ड मिला है मुझे, इसको कई बच्चे हियर बोलते हुए सुना है,
इसको हम फोनेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हियर, ये क्या स्लेंट होते हैं, स्लेंट्स बोलते हैं इनको, ऐसे स्लेंट्स बोलते हैं इनको। ये आधा है, और ये जो मैं रे ब्रैकेट में लिख रहा हूं आर, ये साइलेंट हो जाता है। जब अंत में आर उच्चारित होता है, वो आर नहीं बोला जाएगा। मतलब जो रे बोलते हो आप हियर इंग्लिश वाले शब्द में, तो वो रे नहीं बोलते हैं, उसको साइलेंट कर देते हैं, इंग्लिश रूल है ये। तो ये उच्चारण इसका होगा हियर। तभी तो जो हम बोलते हैं कम हियर एंड सिट हियर, यहां पे आइए और यहां बैठ जाइए। कम हियर एंड सिट हियर। नेक्स्ट सवाल, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। ट्रीज fill in the blanks be very useful for us। पेड़ जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब इसमें कोई पास्ट की बात तो है ही नहीं, कोई जरूरी अभी भी है भाई। तो ट्रीज तो प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन तो प्लूरल बाब लेगा, तो आर होता है बी का फर्स्ट फॉर्म का प्लूरल, तो यहां पे आपका आंसर आर हो जाएगा। इजी सवाल है, ज्यादा समय नहीं खर्च करेंगे अपन इसके ऊपर भी, बस आप सवालों को समझते चलें। ओफन, ओफन का मतलब होता है अक्सर। अभी बता के आया था, कोई व्यक्ति अक्सर ये कार्य करता है, वो उसका हैबिचुअल एक्शन है। और हैबिचुअल एक्शन में कुछ एडवर्ब्स आते हैं, जैसे आ गया डेली, जैसे आ गया ऑलवेज, हमेशा, कभी कभार, वो आपका सेल्डम हो जाता है। कई बार की बात करते हैं तो वो समटाइम्स हो जाता है। कोई कार्य हम लोग बहुत बार करते हैं तो वो आपका मैनी टाइम्स हो जाता है। सामान्यतः जो कार्य करते ही रहते हैं वो आपका यूजुअली हो जाता है। किसी मौके विशेष या अवसर पे कोई कार्य करते हैं वो आपका ओकेजनली हो जाता है। लगभग जो कार्य हम लोग करते ही नहीं है उसके लिए हार्डली हो जाता है, स्केर्सली हो जाता है, रेयरली हो जाता है, बेयरली हो जाता है। इसके अलावा ओफन, ठीक है, सुबह के टाइम जो कार्य करते हैं हम बोलते हैं उसको इन द मॉर्निंग। ये पहचानने के, टेंस के पहचानने के सिंपल तरीके हैं। या इन द इवनिंग, जो कार्य हम दिन में एक बार करते हैं वो होता है वंस ए डे। जो कोई कार्य हम दिन में 2 बार करते हैं वो होता है ट्वाइस ए डे। जो कार्य हम लोग कोई संडे वगैरह को करते हैं तो वो हो जाता है ऑन संडे। या ईच या एवरी के बाद में हम लोग टाइम लगा देते हैं, टाइम वाला वर्ड लगा देते हैं, प्रत्येक दिन, प्रत्येक महीने, प्रत्येक वर्ष। ये सारी बातें हैबिचुअल एक्शन है, बिल्कुल आपको नोट करनी चाहिए। और इन सब में आपका टेंस जो है वो आपका आएगा प्रेजेंट सिंपल। और बार बार क्या लिखूं मैं, प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर तो यही है जो अभी आप पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले। वी फर्स्ट के साथ में एस या एस लग जाएगा, तो यहाँ पे कम के साथ में एस लग जाएगा और कम्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपके पास ही है। नेक्स्ट सवाल, शी हैज ऑलवेज। अब कई सोच रहे हैं कि ऑलवेज आ गया हैबिट होगा, नहीं है। देख भी लिया करो क्वेश्चन को, हैज लग रहा है। हैज हेल्पिंग वर्ब होता है, कौन से टेंस का होता है, तो टेंस कहते हैं, उस टेंस को कहते हैं हैज। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव जिसमें आते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लिख देता हूं हैज या हैव। और उस टेंस का मेन वर्ब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात सबको समझनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे हेल्प्स नहीं आने वाला है, यहां पे आने वाला है हेल्प्ड। यहां पे इसका अर्थ बनेगा उसने हमेशा गरीबों की सहायता की है। इसका मतलब
की है। और एक इसमें एक बात और समझाता हूं कि जैसे द पुअर, अब देखो पुअर जो शब्द होता है वो एक एडजेक्टिव का भी काम करता है, विशेषण का भी काम करता है, लेकिन यहां पे द पुअर ये एडजेक्टिव नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये कॉमन नाउन बन गया है। ये बात आपको समझनी चाहिए। और सभी गरीब लोग हो जाएंगे, ऐसे ही सभी अमीर लोग तो ऐसे कहेंगे द रिच, सभी अंधे लोग तो हम कहेंगे द ब्लाइंड। वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन आएगा, अगर ये सब्जेक्ट का कार्य करेंगे तो इनके बाद में जब आपको वर्ब लगानी है तो आपको प्लूरल वाली वर्ब लगानी है। ये बात भी आपको समझनी चाहिए। ऑलवेज का कॉन्सेप्ट ये है, ऑलवेज अगर हैबिट बताएगा तो प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है। और हैबिट नाम बता के इरिटेटिंग थिंग्स आती हैं, चिड़चिड़ापन वाली चीजें आती हैं, तो वो आपका प्रेजेंट क्वेश्चन, प्रेजेंट आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा, दे फिल इन द ब्लैंक्स ऑलवेज हमेशा, खालिस्तान क्वाल ईच अदर वे एक दूसरे से हर टाइम लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो यहां पर ऑलवेज तो आया है लेकिन हैबिट नहीं बता रहा है, चिड़चिड़ापन दिखा रहा है। तो इसका मतलब यहां पे आएगा आर, और यहां पे क्वारल में आईएनजी लग जाएगा, बन जाएगा क्वारलिंग। तो इसका मतलब आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में भी आ सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आ सकता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकता है। देखो स्टूडेंट्स, बार बार आपको कह रहा हूं कि देखो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, टाइप भी किनको किए गए हैं, मेहनत भी लग रहा है। एक क्लास अपलोड करने का मतलब 3 से 3.5 घंटे का समय हमें पूरा कंज्यूम करना होता है, तब जाके आपके सामने इस स्क्रीन पे क्वेश्चन हो पाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, स्टार्टिंग टाइम है अपने चैनल का, चौथा क्लास अपलोड हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बताइए लोगों को कि ऐसी सी क्लास भी YouTube पे आ रही है, आ चुकी है, जो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है। अभी कॉमन क्लासेस डाल रहा हूं, बाद में अलग वैकेंसी को देखते हुए, अलग एग्जाम को देखते हुए, जैसे एसएससी बैंक अलग फॉर्मेट से जाता है, एलडीसी अलग फॉर्मेट से आ रहा है, रीट अलग तरीके से एग्जाम करवा रहे हैं, सेकंड गेट फर्स्ट गेट थोड़े से अलग पैटर्न से आ रहे हैं, तो एक एक 10th के अलग पेपर से आ रहे हैं, 12th का अलग पैटर्न है, तो सबका सिलेबस को ध्यान में रखते हुए भी हम कोर्स को अपलोड करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों के लिए जो चीजें यहाँ पे चल रही हैं बिल्कुल आप फॉलोअप कीजिए। तो मेरा देखो जो आपसे रिक्वेस्ट है, जो निवेदन है, वो आप जरूर स्वीकार करना। बाकी आपको कोई कमी नजर आए क्लासेस में तो आप हमें बता सकते हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से, और आपको अच्छा लगे तो भी हमें बताइए, ताकि उससे हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण होगा और हम आपके लिए और बेहतरीन कर पाएंगे। कल की क्लास में ये क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है। देखो ड्राइव की बात अगर करें तो ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई वाक्य होता है स्टार्ट, तो हम बोलते हैं स्टूडेंट्स उसको इंपेरेटिव सेंटेंस। कल बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, ऑर्डर वाले, आदेश वाले, एडवाइस सलाह वाले, कमांड वाले, रिक्वेस्ट वाले, इन वाक्यों को हम इंपेरेटिव कहते हैं। तो ये वी फर्स्ट आ जाएगा, या फिर डोंट आ जाएगा, प्लीज या काइंडली आ जाएगा, या लेट से वाक्य स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे सीन बनेंगे तो वो वाक्य इंपेरेटिव हैं। वहां पे देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको लगाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको लगाना है। और ध्यान में रखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए इज, एम, आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो स्टूडेंट्स, क्लासेस की जो एनालिसिस है क्वेश्चंस की, वो मैं यहां पे करवा रहा हूं आपको। 40 प्लस 20 60 लगभग 100 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे यहाँ पे, मेजर जो 100 क्वेश्चन है। बाकी बात रही नोट्स की, आप नोट्स जो आपको खुद को पढ़ने हैं, उनमें से कुछ समझ में नहीं आए तो आप
बता सकते हैं, वो आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं अपलोड करवाऊंगा बाद में। तो चिल्ड्रन के साथ में यहां पे लग जाएगा आर, प्ले यहां पे वर्ब है तो आंसर बन जाएगा प्लेइंग। चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द रोड। गाड़ी को ध्यान से चलाइएगा, बच्चे सड़क पे खेल रहे हैं। चिल्ड्रन के साथ में कभी भी क्या नहीं लग सकता, एस और यस नहीं लगता है, ध्यान में रखना है। कई बार लोग वैसे बोलते हैं चिल्ड्रंस, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल है पहले से, और जो नाउन पहले से प्लूरल होते हैं उनमें आपको एस या ईएस या अन्य कोई चीज लगा के प्लूरल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। कल की क्लास में समझाया भी था, मैंने कहा था इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम से जब कोई वाक्य स्टार्ट होके आता है तो उसके बाद में हमें लगाना होता है पास्ट सिंपल टेंस। और सेंटेंस अगर ऐसे आता है थोड़ा सा, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम से प्रारंभ होता है तो आपको लगाना होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहां पे आप हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा और यहां पे स्टार्ट का थर्ड फॉर्म आ जाएगा स्टार्टेड। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं करने के लिए। देखो एवरीडे से कंफ्यूज नहीं होना, एवरीडे के आगे क्या लगा हुआ है, लास्ट वीक, प्रत्येक दिन, पिछले सप्ताह, ये बोल रहा है, लास्ट वीक की बात कर रहा है। पास्ट सिंपल टेंस आपका हो जाएगा, पास्ट सिंपल हो जाएगा तो ब्रेक का सेकंड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा और वो आपका हो जाएगा आंसर ब्रोक। थोड़ी सी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं जो पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्वेश्चन अलग है, कॉन्सेप्ट वही है। नेक्स्ट सवाल, ऐसा सवाल कल भी क्लास में हमने देखा था। देखो देवर बिल्डिंग, वे बना रहे थे, दैट ब्रिज, उस ब्रिज को, वेहन, जब मैं वहां पे था, आई वो जाएगा, बी का जनरल रूप लिखना पड़ेगा। अभी तक उन्होंने फिनिश नहीं किया है, येट की बात करते हैं, अरे येट की बात आ जाती है, नोट्स में पड़ी हुई है, बात लिखाई हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात आ जाएगी, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आप लोग जानते हो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, दे के साथ हैव लगाना पड़ेगा, नोट वापस लगाना पड़ेगा, मैन वर्ब फिनिश है, थर्ड फॉर्म आप कर देंगे तो वो आपका हो जाएगा फिनिश्ड, दे हैव नॉट फिनिश्ड। इस सवाल को आपको समझना चाहिए। देखो ये बोल रहा है अगर मैं भूत होता तो यहाँ पे बी का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा, इमेजिनरी है, जब कल्पना वाली बातें होती हैं तो बी का सेकंड फॉर्म लिखना होता है, आई के साथ वर आता है। और जब यहाँ पे पास्ट ये वाला इफ के बाद में इफ आई हो रहे हैं यहाँ पे, इफ आई उसके बाद में वर है यहाँ पे, इफ आई वर ए घोस्ट, अब यहाँ पे इफ के बाद में पास्ट सिंपल बन रहा है तो अगले उपवाक्य में आप ध्यान में रखें सब्जेक्ट के बाद में वुड और वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा वुड ट्राई। ये आई है यहाँ पे आपका लैंड मी और रबर, लैंड का मतलब उधार देना होता है, आप मुझे अपना रबर दीजिए। अब देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये आपका बन गया इंपेरेटिव, टेंस आ जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आंसर आएगा एम
और मैक में आईएनजी लग जाएगा तो आपका हो जाएगा एम मेकिंग। देखो यहाँ पे इफ का लिखा हुआ है रूल, आई यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे वाले में दे रखा है वुड हैव। अब सो ट्रिक से आ जाओ फटाफट करने के लिए। वुड हैव सब्जेक्ट के बाद में आ रहा है वुड हैव थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पे वुड हैव थर्ड फॉर्म आए तो यहाँ पे आना चाहिए हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रूप में आ गया हैड, और हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैड। तो यहाँ पे हैड हैड आंसर आएगा। बिल्कुल कंफ्यूज ना होना ऐसे सवालों में। अगर मेरे पास समय होता आई वुड हैव विजिटेड द एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में जाके आता। आज का लास्ट सवाल, लास्ट सवाल है आज का। लास्ट नाइट पास्ट सिंपल है, नेगेटिव वाक्य है, तो हेल्पिंग ऑफ डिड आएगा, नोट आपका आ जाएगा, और लाइक फर्स्ट फॉर्म ही आएगा डिड के साथ। तो क्योंकि ये टेंस था पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल का वाक्य था नेगेटिव। तो ये बात आपको बिल्कुल समझनी चाहिए, आप नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स होप दैट कि आपने लिख लिया होगा, और अभी क्लास ओवर कराऊं। आज के लिए गुड बाय।